2006 में ब्रिक बनाने का अधिवेशन शुरू होता है, मतलब इसकी एक बैठक की जाती है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल द विंग्स ऑफ ब्रेन एंड दिस इज पूजा। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है भारत। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि अमेरिका की हेजमनी के लिए कौन कौन सी कंट्रीज या हम कहें कंट्रीज का एक ग्रुप है, नेशंस का एक ग्रुप है जो कि चैलेंज बन सकते हैं अमेरिका की हेजमनी के लिए। सो इसमें अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की जो कि है भारत। तो देखो 21वीं शताब्दी में भारत को एक एमर्जिंग कंट्री के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि इसकी इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रही है। पूरा विश्व यहाँ पे क्या कर रहा है, भारत की मल्टी डायमेंशनल शक्ति यानी कि जो भारत है वो कई क्षेत्र में आगे आ रहा है, इसके उत्थान का अनुभव कर रहा है। भारत की आबादी 135 करोड़ से अधिक होने के साथ इसकी आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति भी बहुत मजबूत है क्योंकि आपको भी पता है कि भारत की जो संस्कृति है पूरे वर्ल्ड में फेमस है कि हमने आत्मनिर्भरता की योजना को अपनाया है। जो न्यूक्लियर बॉम्ब पहले हम बाहर की कंट्रीज से इम्पोर्ट करते थे, अब हम उन्हीं हथियारों को अपने ही देश में बनाते हैं। प्रौद्योगिकी और विज्ञान में मेक इन इंडिया की योजना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक मील का पत्थर है। मतलब भारत ने क्या अपनाया, मेक इन इंडिया की जो भी चीज़ें होंगी वो हम अपनी ही कंट्री में बनाएंगे। सो ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा एक मील का पत्थर साबित हुई है क्योंकि यहाँ पे इंडिया ने टेक्नोलॉजी और विज्ञान में काफ़ी हद तक चीज़ें जो है अपनी कंट्री में बनाना शुरू किया है। ये इस दिशा में जो है आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। ये सभी बदलाव भारत को दुनिया में शक्ति का एक अहम केंद्र बना रहे हैं। सो एज यू नो भारत जो है इसकी अर्थव्यवस्था एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। सो इसलिए भी जो भारत देश है वो अमेरिका की हेजमनी के लिए एक चैलेंज बन सकता है। अब हम पढ़ने वाले हैं इजराइल के बारे में। सो वैसे तो अगर हम बात करें इजराइल की पॉपुलेशन की तो इसकी पॉपुलेशन जस्ट 9 मिलियन है। सो सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देखते हैं कि वर्ल्ड मैप में ये कहाँ पे सिचुएटेड है। सो गाइज एज यू कैन सी ये है इजराइल जो कि एक बहुत ही छोटा सा देश है और जिसकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है, लेकिन कई बार जो इजराइल है इसी के आसपास जो भी देश बसे हुए हैं उनके बीच में कई बार वॉर होते हैं। तो कई बार इजराइल को भी इन वॉर्स का शिकार होना पड़ता है। तो बात करते हैं इजराइल किस तरह से एक सुपर पावर बन सकता है, कैसे इजराइल अमेरिका की हेजमनी के लिए एक चैलेंज बन सकता है। सो देखो इजराइल 21वीं शताब्दी में विश्व राजनीति और इतिहास की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक देश है। विज्ञान अगर हम इसकी साइंस की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, रक्षा की बात करें, बुद्धि की बात करें, इसमें बहुत ही मजबूत राज्य है। मतलब कि तुम इसे इस तरह से समझ के चलो कि जो इसकी टेक्नोलॉजी है पूरे वर्ल्ड में फेमस है। जो इजराइल है ना वो क्या करता है, अपने देश में आइडियाज़ पे जो है पैसा इन्वेस्ट करता है। यहाँ की प्रमुख भाषा कौन सी है, हिब्रू। इजराइल पश्चिमी एशियाई देशों की सुलगती राजनीति में अपनी अदम्य रक्षा के बल पर नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। सो इसको तुम इस तरह से भी समझ सकते हो कि जो इजराइल के आसपास जो भी देश बसे हुए हैं ना वो उनमें अक्सर काफ़ी ज़्यादा वॉर होते हैं जिसका शिकार इजराइल को भी होना पड़ता है। लेकिन इन वॉर से बचने के लिए और अपने दुश्मन देशों से अपनी रक्षा करने के लिए इजराइल ने अपने पूरे देश में जो है काफ़ी अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम इस्टेब्लिश किया हुआ है। इजराइल की अत्याधुनिक शिक्षा इनकी प्रौद्योगिकी में तेज़ी से आर्थिक बढ़ावे के लिए जिम्मेदार है। इसका मतलब ये है कि इजराइल में क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इजराइल एक मिडल ईस्ट में सिचुएटेड है जिसके आसपास कई वॉर होते हैं और इजराइल के कई दुश्मन देश भी है जो इस पर हमला कर देते हैं। तो इससे बचने के लिए इजराइल ने क्या किया है, अपने देश में जो 6 से 12 तक के बच्चे होते हैं उन्हें वो बचपन से ही आर्मी ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। जो महिलाएं होती है उनको भी वो आर्मी ट्रेनिंग देता है। तो तुम इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि यहाँ पे बच्चों को और महिलाओं को अपनी सेफ्टी के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। एग्रीकल्चर और औद्योगिकी के विकास ने इसे खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया है। मतलब ये एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुकी है इजराइल। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इजराइल में क्या है, प्रति 10,000 कर्मचारियों में से 140 वैज्ञानिक, तकनीशियन और इंजीनियर हैं। इजराइल इनोवेशन को अपने देश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देता है क्योंकि जो भी इनोवेशन निकलता है वो ज़्यादातर इजराइल में से निकलती है। एंड देन इजराइल अपने देशों में लोगों को सबसे पहले वो इनोवेशन यूज़ करने के लिए देता है एंड अगर वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो बाकी के जो देश हैं उनमें वो अपनी इनोवेशन को जो है सेल भी करता है। इजराइल में आधुनिक हथियार बनाए जाते हैं। इजराइल में तुम देखोगे ना आधुनिक हथियार बनाए जाते हैं एंड देन ये बनाने के बाद इजराइल जो है दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट करता है। सो यहीं से तुम समझ सकते हो कि इजराइल एक बहुत ही ज़्यादा
इनोवेटिव कंट्री है जहाँ पे लोगों के आइडियाज़ पे, लोगों के इनोवेशन पे सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। अगर हम इजराइल की इंडिपेंडेंस की बात करें तो ये इतना ज़्यादा पुराना स्टेट भी नहीं है। जस्ट 1948 की अगर हम यहाँ पे बात करें, 1948 में जो है इजराइल नाम की एक कंट्री बना दी गई थी। सो 1948 में इजराइल जो है पैलेस्टीन से अलग होकर बना था। सो इजराइल एंड पैलेस्टीन वॉर, जो कि अभी आपके सिलेबस में आपको नहीं दिया गया है कि इजराइल एंड पैलेस्टीन में किस तरह से वॉर होता है, एंड उसके बाद जो इजराइल है, इजराइल नाम की एक अलग कंट्री बन जाती है और पैलेस्टीन जो एक कंट्री होती है जिसमें से इजराइल बनाया जाता है, पैलेस्टीन को कई हद तक जो है इजराइल कैप्चर कर लेता है। सो ये एक अलग टॉपिक है जो कि हम बाद में बात करेंगे कभी। सो इस तरह से भी इजराइल जो है अमेरिका की हेजमनी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो चुका है। सो इस टॉपिक में अब हम बात करेंगे कि रशिया कैसे एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और किस तरह से ये अमेरिका के हेजमनी के लिए एक चैलेंज बन सकती है। तो देखो, शीत युद्ध के दौरान जो रूस है वो क्या था, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी था। सोवियत संघ को ये क्या करता था, लीड करता था। 1991 में सोवियत संघ का जब डिसइंटीग्रेशन हो गया, उसके बाद रशिया एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा। अगर हम रूस की वर्तमान जीडीपी की बात करें तो ये 11वें स्थान पर है। ठीक है, रूस के पास क्या है, मिनरल्स है, प्राकृतिक संसाधन है और गैसों का भरपूर भंडार है जो इसे एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाता है। इसके अलावा रूस के पास जो है न्यूक्लियर भंडार भी है और जो रशिया है वो क्या है, यूनाइटेड नेशंस में सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य भी है। सो एज यू नो, अगर आपने चैप्टर नंबर 2 जो है शीत युद्ध का जो अंत है उसे अगर अच्छे से पढ़ा है तो आपको समझ में आया होगा, जो रशिया है 1971 में जो रशिया है उसने इंडिया की हेल्प भी करी थी जब इंडिया का बांग्लादेश से वॉर होने वाला था। तो इसलिए भी जो रशिया एक काफ़ी ज़्यादा उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और अमेरिका के हेजमनी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकती है। सो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। नाउ अब हम बात करते हैं कि ब्रिक्स क्या है। तो देखो, ब्रिक्स दुनिया की 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का संघ है। मतलब कि जो ब्रिक्स है इसमें 5 कंट्रीज शामिल हैं जो कि कुछ इस तरह से हैं कि B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। सो ये 5 कंट्रीज हैं जो कि ब्रिक्स में शामिल हैं। ब्रिक्स संघ में शामिल देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग 40% है। सो दुनिया की जितनी आबादी है उसका जस्ट 40% जो है ब्रिक्स देशों की जनसंख्या है। 2006 में ब्रिक बनाने का अधिवेशन शुरू होता है, मतलब इसकी एक बैठक की जाती है। तो यहाँ पे अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पे मैंने आपको पहले पढ़ाया है ब्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे हम इसे ब्रिक क्यों कह रहे हैं वो आप यहाँ पे समझोगे। पहला ब्रिक, अगेन यहाँ पे ब्रिक आया ना, ब्रिक सम्मेलन 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ था, क्योंकि यहाँ पे 2006 में इसको बनाने की बात शुरू होती है, बैठक होती है इसके लिए। एंड जब ये बन जाता है तो जो इसका फर्स्ट सम्मेलन होता है वो 2009 में किया जाता है। एंड उसके बाद दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका जो है वो ब्रिक में शामिल हो जाता है। तो यहाँ पे आपको अब समझ में आया होगा कि देखो, 2010 से पहले ब्रिक जो देश है इसमें जस्ट 4 कंट्रीज शामिल थी, जो कि थी ब्राज़ील, रशिया, भारत और चीन। लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका ब्रिक में शामिल हो जाता है और तब से इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। सो नेक्स्ट हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है ब्रिक्स बनने का क्या ऑब्जेक्टिव था। तो वैश्विक स्तर पर अमेरिकी डॉलर का काफ़ी प्रभुत्व है और ब्रिक्स बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यही था कि वो अमेरिकी डॉलर की जगह पर जो विश्व में अलग अलग कंट्रीज़ है, उनकी अलग अलग करेंसी है, उनको भी विश्व के स्तर पर मजबूत कर सके। अब चाहे वो इंडिया का रुपीज़ हो या फिर यूरोप का यूरो हो या फिर किसी और कंट्री की कोई और करेंसी हो। सो ये सारी मुद्राएं जो हैं इनको वैश्विक स्तर पर मजबूत करना ब्रिक्स बनने का एक लक्ष्य था। सेकंड, इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो देखो, ब्रिक्स देशों का ऑब्जेक्टिव ये है कि विकासशील देशों के लिए एक क्या किया जाए, विकासशील देशों के लिए विशेष व्यापार ब्लॉक बनाए। क्योंकि व्यापार में क्या होता है, अक्सर देखा जाता है कि विकासशील जो देश हैं, जो भी डेवलपिंग नेशंस हैं, इन पर जो ये विकसित देश है ये काफ़ी दबदबा बना के रहते हैं। जो ये विकसित देश है वो अपने हिसाब से रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं। एंड जो विकासशील देश हैं इन पे जो है दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं। ब्रिक्स देशों के द्वारा 2014 में 2 बैंकों का यहाँ पे निर्माण किया जाता है। जो फर्स्ट होता है उसको कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड जो सेकंड होता है उसका नाम है कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। सो 2 यहाँ पे बैंक बनाए जाते हैं ब्रिक्स नेशंस के द्वारा। सो आई होप सो आपको ये ब्रिक्स का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे जो हम ब्रिक्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आपकी जो CBSE की PDF है उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं।
सो ये थे हमारे कुछ रेस्ट ऑफ द टॉपिक जो हमने आज के वीडियो में कवर अप करे हैं। सो आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर आपने इसकी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने इसके बाकी के टॉपिक्स हैं जो कि आसियान, यूरोपीय संघ और चाइना, इनके बारे में बात करी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। मेक श्योर आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना ताकि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप सो आपको आज के टॉपिक समझ में आए होंगे और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। सो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।